आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट टॉपिक है आपका जिसे आप कहते हो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देखो, या मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू भी कह सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। देखो क्या होता है बेसिकली, सेंट्रल वैल्यू क्या होती है। अगर मैं बात करूँ, देखो मेरे पास में ना बहुत सारा डाटा होता है, ठीक है, मेरे पास में बहुत सारा डाटा है, से अनलिमिटेड डाटा मेरे पास में है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए, ये मान ली डाटा है मेरे पास, ये बहुत सारा डाटा है जी मेरे पास में, पता नहीं कैसा डाटा है, यूनिवर्स है ये पूरा का पूरा, ठीक है, बहुत सारा डाटा है, ठीक है। अब मेरे को एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे वैल्यू चाहिए, तो वो जो वैल्यू मेरे पास में जो मेरे को मिलेगी वो होगी मेरी क्या, सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। आप इस डाटा की स्टडी नहीं कर सकते हो, आप ओवरऑल डाटा की स्टडी नहीं कर सकते। अब आपकी क्लास के अंदर मान लीजिए 70 स्टूडेंट्स हैं, अब आप ये थोड़ी कहोगे कि आप उसकी हाइट मेज़र कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप यही तो करोगे कि हाँ एवरेज हाइट निकाल दोगे सबकी। अब आप ये थोड़ी कहते रहोगे कि हाँ इसकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 150 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 145 सेंटीमीटर है। आपने जब एवरेज हाइट निकाली तो एवरेज हाइट में क्या हुआ, एवरेज हाइट में आपको पता चला कि हाँ एवरेज हाइट से आपकी 150 सेंटीमीटर आई। अब ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी हाइट 150 से लेस भी होगी, ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी हाइट 150 से अबव भी होगी, ठीक है। तो वहाँ पे बात आती है कि आपने एक 150 निकाल दिया, ठीक है, तो 150 क्या हो गई, वो सेंट्रल वैल्यू हो गई। वो एक ऐसी वैल्यू है जो उस पूरे डाटा को कम्प्लीटली क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे डाटा को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अ वैल्यू, अ वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स, अ वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द होल सेट ऑफ डाटा, the whole set of data is called central value, is called central value और एन एवरेज। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ इसको हम एवरेज कहते हैं जी, ठीक है। अब अगर मैं सेंट्रल वैल्यूज़ को क्लासीफाई करूँ, अब अगर मैं सेंट्रल वैल्यूज़ को क्लासीफाई करूँ तो हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है जी मीन, हमें पढ़ना है मीडियन, हमें पढ़ना है मोड, देन आपका आएगा ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, एंड देन आपका आएगा हार्मोनिक मीन। देखो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनके मेरिट्स क्या हैं, इनके डीमेरिट्स क्या हैं, एंड व्हेन टू यूज़ कब करते हैं जी, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें स्टडी करनी है, यही चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं देखो मीन की, तो मीन का देखो कोई फॉर्मूला नहीं पूछेगा आपसे एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। मीन जो होता है, मीन को बेसिकली जो हम कहते हैं वो कहते हैं जी एवरेज, ठीक है। आपसे कोई एग्ज़ाम के अंदर वो फॉर्मूला नहीं पूछेगा कि हाँ मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला क्या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं फिर भी बताया था मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज। एंड हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं इसको, ये इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास में डाटा है x1, x2, x3 से आपके पास में डाटा है आपका xn तक, ठीक है। तो जब आप निकालोगे मीन, मीन कैसे रिप्रेजेंट होगा, x बार से, क्या क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन में टोटल नंबर्स कितने हैं आपके पास में n है।
तो इसको जो आप लिख सकते हो, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू कहाँ से जा रही है, 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, एन तक जा रही है, अपॉन में एन। ये सिंपल सा फॉर्मूला है किसका, मीन का। गिवन एक सीरीज आपकी सिंपल सी चल रही है, ठीक है, मतलब कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं है, एक सिंपल सीरीज चल रही है, तो उस केस के अंदर आपका मीन का फॉर्मूला ये बन जाता है, ठीक है। और हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है कि उसकी इम्पोर्टेंस अभी हमारे लिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये तो है आपका किसका पार्ट, मीन का मतलब एक सिंपल से फॉर्मूला को बता दिया कि हाँ मीन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। देन आपकी बात आती है देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ की, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं देखो जिसका प्रूफ हो सकता होगा मैं उसका प्रूफ करा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज ज़ीरो। यार बेटा प्रॉपर्टीज़ को याद रखना, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर। सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ज़ीरो, इज़ ऑलवेज ज़ीरो। मान लो मैं क्वेश्चन दे दूंगा, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम डैश इज़ ऑलवेज ज़ीरो, फिर आपके वहाँ पे ऑप्शंस होंगे क्या कहते हैं, मीन, मीडियन, मोड एंड जितना जो भी 4 ऑप्शंस होंगे वो, ठीक है। तो आपको मीन टिक करके आना पड़ेगा वहाँ पे। जब आपको पता होगा कि हाँ सम ऑफ डेविएशन मीन से लिया जाता है तो वो ज़ीरो होता है, ठीक है, तभी तो आप वहाँ पे मार्क करके आओगे, ठीक है, वरना आप मार्क कैसे करके आओगे। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब मतलब समझिएगा। देखो मान लीजिए मेरे पास में डाटा है, से मेरे पास में x की वैल्यूज़ है 1 2 3 4 एंड 5, बहुत है इतना समझाने के लिए, ठीक है। अब मैंने पहले क्या निकाला, देखो डेविएशन कहाँ से चाहिए मेरे को, डेविएशन किससे चाहिए, डेविएशन चाहिए किससे, मीन से। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, मीन। एक्स बार कितना निकल जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, टोटल नंबर्स कितने हैं, 5 है। तो 2 3 3 3 6 6 6 10 और 5 15, 15 अपॉन में 5, जो कि आपका मीन कितना आ गया, 3 आ गया जी, ठीक है। चलिए अलग बात, अब कहता है डेविएशन निकालो। बेटा देखो डेविएशन कैसे निकाल, डेविएशन निकालते हैं डी इज़ डिनोटेड फॉर डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है इस वैल्यू से हमें माइनस करना है, जो ये वैल्यूज़ हमें दे रखी है, एक्स की जो वैल्यू दे रखी है, इसकी हमें डेविएशन किससे निकालनी है, मीन से निकालनी है, मीन से निकालनी है। तो एक्स में से किसको माइनस कर दिया, मीन को माइनस कर दिया। 1 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1 में से, क्योंकि मीन हमारा 3 था ना, तो 1 में से 3 गया तो कितना बचेगा, -2। 2 में से 3 गया कितना बचेगा, -1। 3 में से 3 गया कितना बचेगा, 0। 4 में से 3 गया कितना बचेगा, 1। 5 में से 3 गया कितना बचेगा, 2। अब कहता है इनका सम कर दो, कहता क्या है, सम चाहिए था ना, तो सम कर दिया, कितना आ जाएगा, 2 and 1 3 एंड 2 and 1 -3 इक्वल्स टू 0। तो यही तो प्रूफ था कि डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। एंड अगर देखो अलग से इसको प्रूफ करें तो देखो प्रूफ कैसे होता है, मैथमेटिकल प्रूफ। क्या कहा, समेशन किसका, डेविएशन का, डेविएशन मतलब सिग्मा डी, यही कहा है आपको, क्या प्रूफ करना है, सिग्मा डी इज इक्वल टू 0। देखिए सिग्मा डी का मतलब क्या है, x माइनस में x बार, यही चीज़ है। अब देखो जब आप इसको ओपन करोगे तो सिग्मा चला जाएगा x के साथ में भी, और समेशन चला जाएगा किसके साथ में, x बार के साथ में भी। बेटा x बार तो कोई भी कांस्टेंट नंबर है ना, x बार तो कोई भी कांस्टेंट नंबर है ना। तो देखो जब उस x बार को आप काउंट करते रहोगे, मान लीजिए देखो ये काउंट ही तो है, समेशन का मतलब है तो काउंट करना। देखो 3 + 3 + 3 + 3 + 3, मान लीजिए मैंने 5 टाइम्स काउंट किया, 5 टाइम्स काउंट किया तो कितना बन गया, 15 बन गया। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 3, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 × x बार, सिमिल, समझ रहे हो ना बातों को, 5 × x बार लिख सकता हूँ इस चीज़ को। देखो x बार की तो कोई एक वैल्यू आई थी ना, x बार तो आपके पास में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, जब उसको आप जितनी टाइम्स जोड़ोगे वो उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा। तो क्या मैं समेशन ऑफ x बार को लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे n टाइम्स ये काउंट हो रहा है, अगर n टाइम्स ये काउंट हो रहा है
तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एन एक्स बार। अगर मैंने 5 बार काउंट किया था तो मैंने 5x बार लिखा था। अगर मैं n टाइम्स काउंट करूँगा तो मैं nx बार लिखूँगा। एंड समेशन x का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया था। देखो x बार का फॉर्मूला जो होता है वो होता है समेशन ऑफ x अपॉन में n। तो समेशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ x का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, n इंटू में x बार। तो क्या मैं समेशन ऑफ x की जगह पे n इंटू में x बार लिख सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये चीज़ कैंसिल हो गई, क्या आंसर आ गया 0। यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो एक फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यही है कि समेशन ऑफ डेविएशन टेक सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो आइए अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें। तो सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। चलिए जी, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है सम ऑफ स्क्वायर द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन sum of square of deviation sum of square of deviation taken from mean is minimum। प्रॉपर्टी याद रख लो बस। कहने का मतलब क्या है, सम निकालना है किसका, स्क्वायर ऑफ डेविएशन मतलब डी के स्क्वायर का। डी का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस में एक्स बार। इसका स्क्वायर का जो सम होता है बेटा वो क्या होता है, मिनिमम होता है। वो क्या होता है, मिनिमम होता है जी। ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, मिनिमम होगी। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं करूँगा, एक एग्जांपल लेके प्रूफ करके दिखा दूंगा। ठीक है, प्रॉपर्टी में क्या ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी में ये वर्ड्स को ध्यान रखना, सम ऑफ स्क्वायर फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बता दिया है। ठीक है, अब एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो समझो, देखो मैंने अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल लूँ, x की वैल्यू थी 1 2 3 4 एंड 5। x बार की वैल्यू कितनी आई थी जी, 3 आई थी। ठीक है, अब देखो आपने क्या निकाला, आपने निकाला डेविएशन मतलब x माइनस में x बार। चलिए जी, कितना आया, 1 में से 3 को माइनस किया था तो -2 आया था, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा एंड फिर 2 आएगा। अब मैंने से क्या कर दिया, डी स्क्वायर कर दिया। डी स्क्वायर का मतलब हो गया x माइनस में x बार का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करोगे 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 1 एंड 4। इनका सम किया तो सम कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब आप ये डेविएशन जो है ना वो किसी और नंबर से निकाल के देखो। मैंने तो डेविएशन कहाँ से निकाली थी, मीन से निकाली थी। मीन कितना आया था, 3 से आया था। अब मैं ये डेविएशन मान लीजिए मैं कोई डी डैश निकाल रहा हूँ, ये मेरी कोई और डेविएशन है। और डेविएशन मतलब किसी और नंबर से निकाल रहा हूँ। से मैं 2 से निकालता हूँ जी, से मैं 2 से डेविएशन निकालता हूँ। कैसे निकालूंगा, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस में 2। ठीक है, मैं निकाल के चलता हूँ एक बार कि डेविएशन में किसे निकाल रहा हूँ, 2 से निकाल रहा हूँ। तो 1 में से 2 गया कितना बचेगा, -1। 2 में से 2 गया कितना बचेगा, 0। 3 में से 2 गया 1। 4 में से 2 गया 2। 5 में से 2 गया 3। इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर करोगे 1 0 1 4 9। टोटल किया सिग्मा डी डैश का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 9 4 13 1 14, 14 और एक हो गए 15। ये वैल्यू हो गई। क्या ये वाली वैल्यू जो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आई है वो छोटी है सिग्मा डी डैश के स्क्वायर से, करेक्ट है ना। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि वो मिनिमम होगी। यही हमारा प्रूफ था कि मिनिमम होगी। कब मिनिमम होगी, जब हम किससे निकालेंगे डेविएशन, मीन से निकालेंगे। आप कोई भी नंबर लेके चल लो, आप 5 से निकाल लो, 4 से निकाल लो, 1 से निकाल लो, 3 से मत निकालो कि 3 तो मीन ही था आपका। 5 4 1 की से भी निकाल लो, सिग्मा डी जो नया आएगा आपके पास में उसकी वैल्यू हमेशा 10 से बड़ी होगी। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0, सॉरी मिनिमम। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ है। तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है जी, mean is affected by both change in origin as well as scale। origin का मतलब होता है बेटा प्लस माइनस, origin का मतलब होता है प्लस माइनस, एंड स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कहने का मतलब क्या है कि इसका देखो सिंपल डेफिनेशन अगर मैं दूँ, इफ़
all if all values in a data, if all values in a data are added, subtracted, multiplied, or divided by any number, then mean will also be added, subtracted, multiplied, or divided by the same number. अब बात सुनो, इसका मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश करना। डाटा था आपके पास में x 1 2 3 4 5, मेरे को x बार पता था, मेरा x बार कितना आया था, x बार आया था मेरा 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया y क्रिएट करता हूँ। y का मतलब हो गया x, मैंने मान लिया x प्लस में मैं 6 कर रहा हूँ जी, ठीक है। एक नया डाटा क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने सब नंबर्स में क्या कर दिया, मैंने 6 ऐड कर दिया, तो 1 and 6 हो गया आपका, 1 and 6 हो जाएगा आपका क्या 7, 1 and 6 हो जाएगा आपका क्या 7, 2 और 6 हो जाएगा आपका 8, 3 and 6 हो जाएगा 9, 4 and 6 हो जाएगा 10 and 5 and 6 हो जाएगा आपका 11। इनका अगर मैं मीन निकालूँ, y बार अब मैं निकालूँ अगर, सॉरी देखो टोटल y कितना आया है, टोटल y आ जाएगा आपका 7 और 8 15, 15 9 24, 24 10 34, 34 और 11 हो गए आपके 45, यही था 45, ठीक है। तो y बार कितना आ गया, y बार आ गया आपका 45, नंबर्स कितने थे 1 2 3 4 5, मतलब कितना आ गया 9। तो क्या मैं y बार को लिख सकता हूँ कि वो x बार प्लस में 6 है जी, 3 प्लस में 6, ठीक है। तो यही तो बात कही गई थी ऊपर कि अगर आप किसी भी सारे नंबर्स को अगर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से ऐड कर देते हो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, तो जो आपका ओरिजिनल मीन था वो भी आपका उतने ही नंबर से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट इतनी बात, चलिए ठीक है। तो ये थी आपकी मीन की प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी हैं आपकी मोटी मोटी मीन की, आपको यही ध्यान रखनी है कि हाँ मीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं चाहिए आपकी, ठीक है। एंड अब अगर हम चलें तो मीन की कुछ एक छोटी छोटी और चीज़ें याद रखना, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो 1 प्लस में 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस में n, ये हैं आपके सारे नेचुरल नंबर्स। बेटा नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है, नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है, सम ये फर्स्ट है जी आपके, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होता है वो होता है n प्लस 1 बाय में 2, ये होता है आपका सम। तो अगर आपको मैं कह दूं कि एवरेज या मीन, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो एवरेज कैसे निकालोगे, जो भी आपके पास में सम था उसको आप n से डिवाइड कर दोगे। तो सम क्या था आपके पास में n प्लस 1 बाय 2, और n ये वाला जो था ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। n प्लस 1 बाय 2n लिख सकते हो, इसको ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे n से n कैंसिल हो गया, एंड सम क्या आ गया n प्लस 1 बाय 2। अब पेपर में आपसे पूछ ले क्वेश्चन, देखो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द, या मैं कह दूँ फाइंड द एवरेज ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो आप क्या करोगे, कितने नंबर्स हैं, एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था अभी नेचुरल नंबर्स का, एवरेज का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2। तो n कितना है 50, 50 प्लस में 1 बाय 2 मतलब 51 बाय 2, 51 बाय 2 का मतलब हो गया आपका 25.5, ख़त्म, ठीक है, ये चीज़ है। एंड देन दूसरी चीज़ आपके पास में आती है से ऐसा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
करते 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 n का स्क्वायर। तो इसमें जो सम होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स हैं जी आपके पास में, तो सम होता है इसका ये n+1 2n+1 अपॉन में 6। अब मेरे को इसकी एवरेज निकालनी हो तो एवरेज कैसे निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा n+1 2n+1 अपॉन में 6n, जैसे उसमें किया था हमने। तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, n+1 2n+1 अपॉन में 6। क्वेश्चन आपसे पूछ ले, फाइंड द सम ऑफ 50, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स। तो आप क्या करोगे, 50+1, 15 2 करोगे तो 100 हो जाएगा, 100+1 अपॉन में 6, मतलब 51 इंटू में 101 अपॉन में 6। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका आंसर है इस चीज़ का। ठीक है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका इसका ऐसा सॉल्यूशन हो जाएगा इसके अंदर। अगर इसका आंसर करोगे तो इसका आंसर आएगा 51 5100 एंड 51, मतलब 5151 अपॉन में 6 डिवाइड करेंगे इसको, तो 6 8 48, बच गए आपके पास में 3 335, 35 का हो जाएगा आपका 6 5 30, देन आपके पास में बच गया 5 51, 6 8 48, देन आपके पास में हो जाएगा 3 6 5 30, 858.5 ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, तो ये आपका एवरेज, ये था आपका एवरेज का कंसेप्ट। देखो इसका सबसे बड़ा अब बात आती है कि मेरिट एंड डीमेरिट। देखो मेरिट का मतलब तो यही है कि देखो ये इजी टू कैलकुलेट है जी, पहली चीज़ तो ये इजी टू कैलकुलेट है। ठीक है, इजी टू कैलकुलेट होता है। ठीक है, डाटा अगर इजी रहे तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, बट इसका सबसे बड़ा डीमेरिट ये है बेटा, सबसे बड़ा अगर मैं डीमेरिट की बात करूँ, देखो मेरिट्स तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, डीमेरिट्स की बात होती है तो डीमेरिट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आता है इसका मीन इज, काफ़ी बार पूछा गया था ये क्वेश्चन, मीन इज एक्सट्रीमली, या एक्सट्रीमली ना कहूँ, मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू। अब देखो एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, एक्सट्रीम वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो या तो बहुत छोटी ही हो जाएगी या बहुत बड़ी ही हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको डाटा दे रहा हूँ ऐसा 2 4 6 10 15 और जहाँ डाटा आ जाए आपके पास है 150, तो ये 150 जो होगा ना, ये बहुत बड़ी एक्सट्रीम वैल्यू है जी। इसकी वजह से देखो अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ, मान लीजिए एक्स बार निकाल रहा हूँ, 150 हो गया, 165 हो गया, 175 हो गया, 181, 181 एंड 4 हो गया आपका 185, 185 एंड 2 हो गया से आपका 187। इनका सम जो आया 187 था। कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 6 थे, 6 दिया हो गए 18, 6 कम हो गए 6, 31 पॉइंट समथिंग। यार आप ये तो चीज़ देखो कि 31 से 2 कितनी कितनी दूर है, 4 कितनी दूर है, 6 कितनी दूर है, 10 कितनी दूर है, 15 कितनी दूर है, 150 खुद कितनी दूर है। तो इसका मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर अच्छी वैल्यू नहीं थी, ये डाटा जो था वो हमारे पास में अच्छा नहीं था, क्योंकि इसमें क्या थी, एक्सट्रीम वैल्यू प्रेजेंट थी। तो मीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है किससे, एक्सट्रीम वैल्यू से। ठीक है, तो एक बात को ध्यान रखना कि मीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा किससे इफेक्ट होता है, वो एक्सट्रीम वैल्यू से मीन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। एंड दूसरी चीज़ जो आपके पास में है वो ये है कि ओपन एंड सीरीज़ के लिए, ओपन एंड सीरीज़ में, ओपन एंड सीरीज़ में मीन नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ओपन एंड वो होती है जिसके अंदर आपकी
फर्स्ट इंटरवल के अंदर लोअर लिमिट मिसिंग होती है और लास्ट इंटरवल के अंदर आपकी अपर लिमिट मिसिंग होती है जी। ठीक है, तो उस केस के अंदर आप मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इसके डीमेरिट्स हैं कि एक तो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होती है एक्सट्रीम वैल्यू से, और ओपन एंड सीरीज़ में आप मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, मीन आप कभी भी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे अगर आपके पास में एक भी डाटा मिसिंग होगा तो। ठीक है, अगर डाटा मिसिंग है तो आप मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब बात आती है देखो मीडियन की। मीडियन को हम बेसिकली पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज पोजिशनल एवरेज। ठीक है, अब देखो मीडियन क्या होता है। मीडियन बेसिकली होती है मिड वैल्यू। मीडियन क्या होती है जी? मीडियन होती है आपकी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे? मैंने आपको डाटा दे दिया 1 2 3 4 5 6 9 11 15 17 18 ऐसा कोई डाटा दे दिया मैंने। ठीक है, एंड मैं कहता हूँ जी फाइंड द मीडियन। मैं क्या कहता हूँ? फाइंड मीडियन। अब देखो मीडियन के लिए दो तरीके हैं। पहली चीज़ है आपके पास में कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आपके पास में है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपके पास में ऑड हैं, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास में अगर इवन है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। अगर देखो अगर ऑड है तो आपका फॉर्मूला बनता है जी ये n+1/2th टर्म, ये आपकी मीडियन बन जाएगी। और अगर है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन तो उसका फॉर्मूला बनता है जी ये n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस में 1th टर्म और इनका एवरेज। क्या मतलब है जी इस चीज़ का? तो इसका मतलब समझो। देखो यहाँ पे ना बदतमीजी मत मचाना एग्ज़ाम के अंदर। बदतमीजी क्या? देखो n/2 प्लस 1th बोला है मैंने, n प्लस में 1/2th नहीं बोला। इनमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है इनके अंदर, ये दोनों इक्वल नहीं होते, फ़र्क है इनके अंदर। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूँ, देखो सबसे पहले तो आपका काम बनता है आप इसको असेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर डाटा पेपर में आता है बाई चांस तो ठीक है, वैसे तो आता नहीं है। ठीक है, असेंड डिसेंडिंग में करना, तो जैसे अभी तो मैंने असेंडिंग में कर रखा है। अब नंबर्स कैलकुलेट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो इट्स अ ऑड। तो ऑड हो गया, तो ऑड होने पर क्या होता है? तो मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा आपका 11 प्लस 1/2th टर्म, मतलब 11 और 1 हो गए 12, मतलब 6 टर्म। 6 टर्म क्या थी आपके पास में? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 थी, यहाँ से 6 आया है। ठीक है, से मैं इसको ना चेंज ही कर देता हूँ, कहीं आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे फिर। मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ, लेट इट बी 7, ये 7 है। तो 6 टर्म क्या थी आपकी? 7 थी, तो ये आ गया आपका मीडियन। ठीक है, अब से मैं इसी ऑब्जर्वेशंस के अंदर अब एक काम करते हैं, मैं डाटा और देता हूँ 1 2 3 4 5 7 9 11 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इतना ही डाटा है मेरे पास में। अब कहता हूँ मैं इसका मीडियन निकालो। मैं कहता है कि नंबर कितने हैं? कहता है 4 और 4 8। कहता है जी 8 है। 8 का मतलब इवन का मतलब मैंने बताया था कि n/2 मतलब 8/2th, क्योंकि n तो आपके पास में 8 है ना यहाँ पे, तो 8/2th प्लस में 8/2th प्लस में 1th अपॉन में 2। 8/2th का मतलब हो गया 4th टर्म, इसका मतलब हो गया 5th टर्म अपॉन में 2। तो 4th टर्म कितनी थी? 4, और 5th टर्म कितनी थी? 5। तो 4 और 5 का सम, मैं फिर से चेंज कर देता हूँ इसको, गलती हो गई यहाँ पे।
चलो कोई नहीं, इसको रहने दो, समझ तो गए होंगे उस चीज़ को, ठीक है। यह 4 और 5 ही है क्योंकि मेरे को फिर से अरेंज करना पड़ेगा। तो 4 और 5 अपॉन में 2, मतलब 4 और 5 9, 9 बटे में 2 4.5, ये 4.5, ये आपका मिडियन आ गया, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपका कि आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। एंड मीडियन का फॉर्मूला भी ध्यान रखना, देखो मीडियन का फॉर्मूला हो तो मीडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, और एम का फॉर्मूला होता है जी ये एल प्लस में वन सेकेंड, तो इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में आई, जहाँ पे एल का मतलब होता है जो भी आपकी मीडियन वाली जो आपका क्लास इंटरवल आएगी उसकी लोअर लिमिट। एल का मतलब है आपकी जो भी आपकी क्लास इंटरवल आएगी, क्लास इंटरवल्स लोअर लिमिट है, ठीक है। एन आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन मतलब है आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सी एफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द अबव क्लास इंटरवल, ऑफ द अबव क्लास इंटरवल। एफ का मतलब है आपका फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब है आपका फ्रीक्वेंसी। आई का मतलब है आपका कॉमन डिफरेंस, आई का मतलब है आपका कॉमन डिफरेंस। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन होगी लेकिन मतलब सेम ही है सबका, ठीक है। नोटेशन मतलब सिंबल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है आपका मीडियन। अब मीडियन की देखो पहली प्रॉपर्टी, मीडियन की प्रॉपर्टी ये होती है इट इज़ नॉट इफेक्टेड, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू का होना या ना होना मीडियन पे इफेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, अब देखो बात सुनो। अगर मान लीजिए यहाँ पे 18 की जगह अगर मैं 150 भी कर देता, मान लीजिए मैं 18 की जगह क्या कर देता, मैं 18 की जगह 150 भी कर देता, ठीक है, तो क्या मेरी वैल्यू चेंज हो जाती, तो भी मेरा मीडियन तो साथ ही आता, ठीक है। 18 की जगह अगर 150 भी कर देता तो भी तो क्या मेरी वैल्यू सेम ही आती ना, तो भी मेरी वैल्यू साथ ही आती, ठीक है। क्योंकि मैं तो मिडिल वैल्यू निकाल रहा हूँ, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं 1 की जगह पर से मैं अगर यहाँ पे 1 की जगह पर 0 कर देता तो भी मेरी वैल्यू साथ ही आती, क्या फ़र्क पड़ता मेरे को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक्सट्रीम वैल्यू का होना या ना होना मीडियन को इफेक्ट नहीं करता जी आपका, इतनी बात को ध्यान रखना है। एक्सट्रीम वैल्यू से मीडियन इफेक्ट नहीं होता। मीडियन की सबसे अच्छी बात है कि वो इजी टू कैलकुलेट है, ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि वो इजी टू कैलकुलेट है जी आपका, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। और ये ओपन एंड क्लासेस के लिए, ओपन एंड क्लासेस में मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड, मीडियन कैन बी कैलकुलेट। जैसे मीडियन मीन था, मीन को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे ओपन एंड वालों का डाटा अवेलेबल नहीं होगा, बट मीडियन को आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो कि मीडियन जो होगा मिड वैल्यू आएगी, और देखो मिड वैल्यू आपकी कभी स्टार्टिंग में या कभी लास्ट में नहीं हो सकती, मिड वैल्यू हमेशा मिडल के अंदर ही कहीं ना कहीं आपकी लाई करती होगी। तो ओपन एंड तो वो होता है जिसमें स्टार्टिंग वाले की लोअर लिमिट नहीं होती है और लास्ट वाले की अपर लिमिट नहीं होती है, तो इससे तो मीडियन पे कोई इफेक्ट आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये रीज़न है इसकी। तो ये तो हो गया इसमें। एंड हाँ, एक इसका ये है कि इट कैन नॉट, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फर्दर, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट मतलब आपने मीडियन निकाल लिया, इसकी मदद से आप और कुछ नहीं निकाल सकते हो, पॉसिबल नहीं है आपके लिए निकालना, ठीक है। मीडियन निकाल दिया आपके लिए बहुत है, ठीक है। चलिए, एंड इट इज affected by, and it is affected, and it is affected much by, affected much by
फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, फ्लक्चुएशन इन सैम्पलिंग। अगर सैम्पलिंग में बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आती है, ठीक है, तो आपका मीडियन भी बहुत जल्दी इफेक्ट होगा। ठीक है, सैम्पलिंग का मतलब हो गया कि कभी ज़्यादा सैंपल निकाल लिए, कभी कम सैंपल निकाल लिए, तो इससे मीडियन पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये तो है आपका मीडियन। और मीडियन का देखो आप यूज़ कर सकते हो क्वालिटेटिव डाटा को मेज़र करने के लिए। ठीक है, एंड इसको जो हम कहते हैं, इसको पोजिशनली कहते हैं जी, आपका पोजिशनल एवरेज कहते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब बात आती है देखो मोड की। मीडियन को आप यूज़ कर सकते हो मिड वैल्यूज़ वगैरह निकालने के लिए। ठीक है, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर यूज़ नहीं है देखो मीडियन का। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी मोड। देखिए मोड, सिंपल डेफिनेशन, द वैल्यू which repeats frequently, which repeats frequently, the value which repeats frequently। ये डेफिनेशन है मोड की। सिंपल सी बात, डाटा दे दिया 1 2 1 4 5 2 7 6 2 3, डाटा दे दिया। मैंने कहा कि मीडियन मोड निकालो, कहा कि सर जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आएगी वो मोड है। मैंने कहा 2 2 2, एक कितनी बार आ रहा है? 2 बार। चलो जी, तो मोड क्या आ गया? 2। सिंपल। ठीक है, ये है आपका मोड। बात आती है मोड का यूज़। देखो मोड का यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, खासकर बिजनेस वाले बच्चों के लिए। मोड का यूज़ कहाँ होता है? देखो, यूज़ ऑफ मोड। पहली चीज़, जब आप किसी बिज़नेस में जाते हो, मान लीजिए आपका शू का बिज़नेस है, ठीक है, आप शू मैन्युफैक्चरर हो या आप गारमेंट मैन्युफैक्चरर हो, तो आप क्या करोगे? आप इस चीज़ का पता लगाओगे ना कि हाँ कौन सा शू सबसे, मतलब कौन सा शू साइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है मार्केट के अंदर। आप ये पता लगाओगे ना कि कौन सी शर्ट का साइज़ है जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को पता लगाने के लिए बेसिकली मोड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब क्या क्या एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ? देखो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मैंने आपको कह दिया कि द एवरेज हाइट ऑफ इंडियन मेल, मैंने ऐसे कहा द एवरेज हाइट ऑफ इंडियन मेल, इससे 5'6". फिर मैंने आपको कहा एक और, द एवरेज, देखो ये सारी एवरेज ही हैं, मीन भी एवरेज है, मोड भी एवरेज है, मीडियन भी एवरेज है। द एवरेज साइज ऑफ शू, द एवरेज साइज ऑफ शू सोल्ड in a shop is 7. Last, the average student in a hostel spends rupees 150 per month। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है, देखो इसका मतलब क्या है? अगर इतना इसने कह दिया तो इसका मतलब ये है कि अगर देखो यहाँ पे मैं पहले शू की बात करूँ, सबसे ज़्यादा शू कौन साइज़ के बिक रहे होंगे? 7 के। तो किसकी मदद से निकाला होगा? मोड की मदद से। अगर एवरेज हाइट सब इंडियन मेल्स की लगभग इतने की है, तो इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो होंगे वो कितनी हाइट के होंगे? 5-6 के होंगे। किससे निकाला? मोड से। हर एक बच्चा लगभग 150 रुपये खर्च करता है, तो ये भी किससे निकाला? मतलब हर एक बच्चे का कितना, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो होंगे वो कितने कितने रुपए स्पेंड करते होंगे? 150 रुपये स्पेंड करते होंगे। तो 150 रुपये स्पेंड करने वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा होंगे आपके पास में, तो इसलिए यहाँ पे क्या निकाला आपने? मोड। ठीक है, तो ये ऐसी वैल्यूज़ है जो आपकी काफ़ी बार फ्रिक्वेंटली रिपीट होंगी। ठीक है, तो जो वैल्यू काफ़ी बार फ्रिक्वेंटली रिपीट होती है उसे हम क्या कहते हैं? मोड। तो अगर मोड का सिंपल सा फॉर्मूला, अगर कहीं फॉर्मूले बेस पे मैं बात करूँ, तो फॉर्मूले बेस पे इसका फॉर्मूला बनता है आपका, आई थिंक
इसका फॉर्मूला है L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इनटू में I। ठीक है, ये है आपका मोड का फॉर्मूला। ठीक है, ये है आपका मोड का फॉर्मूला, मोड इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। तो ये तो है आपका किसका फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या मोड जो होगा वो एक सिंगल वैल्यू हो सकती है? नो, देयर कैन बी मोर देन 2 मोड्स, 2 से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सीरीज़ आपकी मैं कहता हूँ यूनी मॉडल भी हो सकती है, यूनी मॉडल भी हो सकती है, एंड बाई मॉडल भी हो सकती है, या मैं इसको बाई मॉडल ना कह के मल्टी मॉडल कह देता हूँ। ठीक है, बाई मॉडल ना कह के मल्टी मॉडल कह देता हूँ, मल्टी मॉडल। देखिए, यूनी मॉडल क्या होता है? यूनी मॉडल का मतलब है जिसमें एक सिंगल मोड आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक सिंगल मोड वैल्यू आएगी आपकी। और मल्टी मॉडल का मतलब है मोर देन 2 मोड्स आपके पास में, मोर देन 1 मोड आ रहा होगा, मोर देन 1 मोड। 1 मोड से ज़्यादा मतलब 2 3 4 5 कितने भी मोड आ सकते हैं आपके। तो होती है यूनी मॉडल एंड मल्टी मॉडल सीरीज़। अब अगर देखो मोड को मेरे को निकालना हो, ठीक है, मोड को मुझे निकालना हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ कैसे निकालोगे? हिस्टोग्राम बनाना आता होगा, हिस्टोग्राम बनाना। जो भी डाटा दे रखा हो, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इतने डाटा लेकर चलते हैं। फ्रीक्वेंसी लेकर चलते हैं इनकी से 3 4 6 8 एंड 10, ये फ्रीक्वेंसी ले ली। ठीक है, तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आप ले लोगे अपनी क्लास इंटरवल, ये तो आपने ले ली क्लास इंटरवल, यहाँ पे ले लिया आपने फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। डाटा ड्रॉ करना, देखो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे आपके पास में 0 10 20 30 40 एंड लास्ट 50। अब 0 से 10 के बीच में कितने थे? 3 थे जी, 1 2 3, यहाँ से आ गया। 10 20 के बीच में कितने थे? 4 थे, ये 4 आ गया। 20 से 30 के बीच में कितने थे? 6 थे, तो ये 6 आ गया आपका। ठीक है, 30 से 40 के बीच में कितने? 8 थे, ये 8 आ गया जी। एक डाटा और लेकर चलते हैं, 50 से 60 से, उसको कह देते हैं हम 7। ठीक है, 60 भी लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर 30 से 40 के बीच में कितना था? 30 से 40 के बीच में था 8, ये 8 हो गया। फिर कितना था? 10, तो ये 10 हो गया। फिर कितना था? ये 7, 7 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, ये हो गया आपका 7। अब कहता है कि मोड निकालना है, तो बेटा देखो मोड ग्राफ से कैसे निकालोगे? आपको जो भी हाईएस्ट हिस्टोग्राम दिख रहा है ना, जो भी हाईएस्ट हिस्टोग्राम दिख रहा है, उससे यहाँ पे क्रॉस ऐसे इधर इसको ज्वाइन कीजिए, और इस वाले कॉर्नर से इसके नेक्स्ट वाले हिस्टोग्राम को ज्वाइन कीजिए। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ से एक ऐसी अपनी रफ लाइन ड्रॉ कीजिए नीचे की तरफ। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ये है आपकी क्या? मोड। ये आपकी मोड है, मतलब इसका मोड जो होगा वो 40 से 50 के बीच में होगा। जो मोड होगा वो कहीं ना कहीं 40 से 50 के बीच में होगा। मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड करता हूँ अभी, आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल के देख सकते हो। जैसे मैंने देखा कि देखो हाईएस्ट वाली कौन से में, हाईएस्ट वाली ये है जी मेरी, ये मेरी हाईएस्ट वाली थी। तो इसके अंदर ये 40 जो है, ये जो 40 है, ये हो जाएगा मेरा L, ये हो जाएगा मेरा F1, ये हो जाएगा मेरा F0, ये हो जाएगा मेरा F2, एंड I जो है वो इनका डिफरेंस है, 40 50 का डिफरेंस कितना है? 10। आप इस फॉर्मूले में पुटअप करके देखना, आपका आंसर लगभग 40 से 50 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो ये है आपका मोड। अब बात आती है, देखो आपके पास में 2 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो मीन मीडियन मोड। ठीक है, तो इनकी रिलेशनशिप कुछ फाइंड करते हैं। देखो पेपर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत प्यारा एंड बहुत इंपॉर्टेंट। 1 सेकेंड, व्हाट हैपेंड? बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए,
आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। अभी आगे जब हम फ्यूचर के अंदर आएंगे उसमें क्या कहते हैं डिस्पर्जन वाले पार्ट में, तो हम वहाँ पे सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक को और अच्छे से सिंपली बताता हूँ। देखो सिमेट्रिक वो होता है जिसके अंदर मीन, मीडियन और मोड सब कोइंसाइड करते हैं जी आपके साथ में। मीन, मीडियन एंड मोड जो होते हैं वो सब क्या कोइंसाइड करते हैं। कहने का मतलब कैसा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है जी। ये बिल्कुल मतलब जितना जितना एरिया इस लाइन के इधर है उतना ही एरिया इस लाइन के इधर भी है। तो इसे हम बेसिकली इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। इसे हम और भी कह सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये जो है ना, यही आपका मीन है, यही आपका मीडियन है, यही आपका मोड भी होगा। लेकिन एसिमेट्रिक वो होता है, और सिमेट्रिक के अंदर एक चीज़ होती है स्क्यूनेस। सिमेट्रिक के अंदर स्क्यूनेस की वैल्यू होती है 0। ठीक है, सिमेट्रिक में स्क्यूनेस की वैल्यू होती है 0। मैं आगे समझाऊंगा स्क्यूनेस वगैरह क्या होता है, अभी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो जानना, तो अभी उस चीज़ को छोड़ दो, उस वाले पार्ट को अभी हटा देते हैं। जब फ्यूचर में आऊँगा तब उसको आराम से बताऊँगा। ठीक है, एसिमेट्रिक होते हैं कुछ ऐसे, इधर से पूँछ छूटी हुई है या फिर उधर से पूँछ छूटी हुई है, ऐसे, इसको कहते हैं हम एसिमेट्रिक। ठीक है, जिसमें बराबर नहीं है। तो इस केस में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं जी आपका इसका मोड, जो मोड होता है, वेट, जो मोड होता है वो होता है जी आपका 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। ये आपका फॉर्मूला यार बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसको बाद में बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार रेज होते हैं। आपको मीडियन दे देगा, मीन दे देगा, मोड पूछ लेगा, मोड दे देगा, मीडियन दे देगा, मीन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी 2 वैल्यूज़ आपको दे देगा एंड आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना कि हाँ मोड और मीडियन में क्या होता है डिफरेंस जी। इसी को फॉर्मूला अगर मैं बनाऊँ तो इसका फॉर्मूला एक ये बनता है, मीन माइनस के अंदर मीडियन, मीन माइनस में मीडियन इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3 मीन माइनस में मोड, मीन माइनस में मोड। ठीक है, ये एक फॉर्मूला और बनता है जी इसका। इसी फॉर्मूले से ही इसी फॉर्मूले से ये जो फॉर्मूला अभी भी बादलों में बना है, इसी फॉर्मूले से ये ऊपर वाला फॉर्मूला डिराइव हुआ है जी आपका। ठीक है, इसी फॉर्मूले से डिराइव हुआ है। कैलकुलेशन जब करेंगे हम इसके अंदर आगे तो ये फॉर्मूला अपने आप डिराइव हो जाएगा इससे। तो ये था आपका मोड का सारा कंसेप्ट। यूनी मॉडल मैंने बाई मॉडल आपको बताया, यूनी मॉडल क्या होता है, बाई मॉडल क्या होता है। ठीक है, अब इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं जी, या मेरिट्स क्या होते हैं, या प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखिए, मोड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट मोड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑल ऑब्जर्वेशंस। सारी ऑब्जर्वेशंस को वो अकाउंट नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये देखो, हमने क्या देखा, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है, तो हमने और किसी वैल्यू पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो बस जिसको देखा उसको बता दिया। तो इसका मतलब है सारी ऑब्जर्वेशंस को अकाउंट नहीं करता। सेकंड चीज़, जैसे मीडियन कैपेबल नहीं है फॉर द एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट का, वैसे ये भी नहीं है। इट इज़ नॉट कैपेबल, इट इज़ नॉट कैपेबल, इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। मतलब इसके भी यहाँ पर आप और कुछ नहीं कर सकते हो, और कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड देन वही इट इज़ अफेक्टेड बाय
इट इज़ अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन सैम्पलिंग। जितना आप सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशंस करोगे उतना ही ज़्यादा इफेक्ट आएगा आपका किसके ऊपर, मोड के ऊपर। मतलब मोड और मीडियन दोनों में फ्लक्चुएशंस की वजह से क्या आता है, इफेक्ट आता है जी, ठीक है। और लास्ट चीज़ जो इसकी है वो है ये, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। कैसे, बात सुनो। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 1000 भी लिख देता हूँ, ठीक है, तो भी क्या डाटा में फ़र्क पड़ेगा क्या? तो भी क्या मेरी मोड की वैल्यू में फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, तभी मेरा मोड तो क्या ही आएगा, 2 ही आएगा। मोड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए कहते हैं इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये थी आपकी मोड, ठीक है। मोड का मैंने आपको यूज़ बता दिया है। मोड का यूज़ आपको कहाँ करना है, जब आप गारमेंट्स वगैरह की बात करते हो, शूज़ वगैरह की बात करते हो, या आपको पता लगाना होता है किस चीज़ की सेल मार्केट में ज़्यादा हो रही है, किस चीज़ की कम हो रही है, तो उस समय पे हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन आपका 4th नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है आपकी ज्योमेट्रिक मीन। वो आती है आपकी क्या, ज्योमेट्रिक मीन। तो आइए ज्योमेट्रिक मीन पे भी ध्यान देते हैं। देखो, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन को अगर निकालना हो, ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन अगर मान लीजिए मेरे पास में n ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, कब यूज़ करते हैं वही बताऊंगा। ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ कब करते हैं वही बताता हूँ पहले तो, लेकिन उससे पहले फॉर्मूला देख लो इसका। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास है मान लीजिए ऐसी ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3, n ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा। ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा ऐसे, जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी ऑब्जर्वेशंस होगी उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 x2 x3, कितनी ऑब्जर्वेशंस थी xn, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, और उसका क्या ले लिया, उसका nth रूट ले लिया जी, उसका nth रूट ले लिया। क्या मतलब nth रूट का, अब यहाँ पे एक बात समझो। देखो, मान लो मेरे पास में डाटा ये है 2 3 2 3 3 4 6, ऐसा कोई डाटा मेरे पास में है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मेरे को ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो आप इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, GM इज इक्वल टू, चलो एक GM इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6, ये चीज़ करोगे। कितनी वैल्यूज़ थी जी आपकी ये, ठीक है, 5, तो ये हो गया 1/5। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 4 जा 72, 72 6 जा हो गया आपके पास में 72 इंटू 6 करोगे तो 6 दूनी होते हैं 12, 6 सत्ते होते हैं 42, 42 और एक हो गए 43, 432 अपॉन में 5, 442 की पावर 1/5। अभी यहाँ पे कैलकुलेटिव नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो 1/5 तक पावर में नहीं जाएगा पेपर के अंदर, मैं 3 पावर तक लेके समझाता हूँ आपको, वो आपके लिए भी ईजी होगा। देखो सुनो, मान लीजिए मेरे पास डाटा ये था से 2 18 मान लीजिए आपके पास में डाटा ये था 2 4 और 8, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 4 इंटू 8 की पावर क्या ले लोगे, 1/3। तो 2 4 जा होता है 8, 8 8 जा होता है 64। अब 64 किसका क्यूब रूट है, 64 किसका क्यूब रूट है, तो कैसे निकालोगे, 64 का एलसीएम ले लो, 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। तो यहाँ से देखो कितना था, 3 था ना, तो 3 3 के पेयर बनाने की कोशिश करो। 3 3 के मतलब जैसे ये 2 2 का एक पेयर बन गया तो इसको हम एक काउंट करेंगे, फिर 2 2 का एक पेयर बन गया तो इसको हम एक काउंट करेंगे। तो ये 2 है,
इनटू में 2 कितना हो गया जी आपका 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, सिंपल सी बात ये चीज़ है। तो ये था आपका ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, तो वो चीज़ को ध्यान रखना कि ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ कैसे होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन का हम यूज़ कहाँ करते हैं? पहली चीज़ ये यूजेस, पेपर के डायरेक्ट क्वेश्चन यूजेस होते हैं। टू फाइंड द रेट, देखो बेटा ध्यान रखना, रेट, रेट किसी भी चीज़ का हो सकता है। टू फाइंड द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, टू फाइंड द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, इंडेक्स नंबर्स भी हम पढ़ेंगे आगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर आपने पढ़े भी होंगे, फिशर, पास्चे, लेस्पियर, कैलीस, ठीक है, ये सारे इंडेक्स नंबर्स हो गए। तो इनका यूज़ हम यहीं पे करते हैं, ठीक है। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर मैं बात करूं तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशंस आने से, नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशंस आने से इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं इट गिव्स मोर वेट, इट गिव्स मोर वेट टू स्मॉल आइटम्स, जो छोटे आइटम्स हैं ना उनको ज़्यादा वेट दिया जाता है, ठीक है। एंड बस इसकी यही कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड हाँ एक चीज़ और है कि इट इज़ यूज्ड फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। आप आगे इस चीज़ का यूज़ और भी कर सकते हो, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ठीक है। ये सी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। लास्ट है आपके पास में हार्मोनिक मीन। अच्छा, इसके कुछ और फॉर्मूले बनते हैं जो लॉग वगैरह के साथ में इसके और फॉर्मूले बन जाते हैं अगर लॉग लेके करें, बट लॉग वाला आपके पार्ट में नहीं है, ठीक है, इतना पेपर में नहीं पूछता। बट फिर भी मैं आपको लॉग का फॉर्मूला इसका बता देता हूँ कि अगर आपको निकालना ही है इसके अंदर तो कैसे निकालते हैं। देखो ज्योमेट्रिक मीन का एक फॉर्मूला ये भी होता है, जी इज़ इक्वल टू एंटी लॉग, लेकिन इससे कोई पेपर में क्वेश्चन रेज नहीं होगा। अगर पूछा तो कोई फॉर्मूला ही पूछेगा, 1/n समेशन ऑफ लॉग एक्स आई जी, ठीक है, जहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है n की, ठीक है। पेपर में पूछेगा तो केवल फॉर्मूला ही पूछेगा। हाँ, इसी फॉर्मूले को अगर कहना चाहे तो इसी फॉर्मूले को ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में पेपर में एंटी लॉग फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट आ जाए तो 1/n समेशन एफ आई लॉग एक्स आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। बस ये ध्यान रखना कि फॉर्मूला और कुछ नहीं, ठीक है, बस फॉर्मूले को ध्यान रखना। मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि मीन के अंदर एक चीज़ आपके पास में होती है कंबाइंड मीन, ठीक है। मीन में एक चीज़ होती है कंबाइंड मीन। मैंने कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बताना मैं आपको भूल गया, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला मैं आपको ऐड कराया था यहाँ पे। मैं कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यहाँ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। कंबाइंड मीन का मतलब होता है, मान लीजिए आपके स्कूल में n मेल है, n1 जो है वो मेल है, n2 जो है वो फीमेल है, ठीक है। x बार जो है 1 वो आपके मेल के एवरेज मार्क्स है, और x बार 2 जो है वो फीमेल के एवरेज मार्क्स हैं जी। मैं कहता हूँ पूरी क्लास का बताना है, पूरी क्लास का बताना, तो x बार इज इक्वल टू n1 x बार 1 n2 x बार 2 अपॉन में n1 प्लस n2, ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी आपकी, ये है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। ऐसे ही आप देखो अगर 3 ऑब्जर्वेशन होगी तो n2 इंटू एक्स बार n3 इंटू में x बार 3 हो जाएगा, नीचे प्लस n3 हो जाएगा, ठीक है। उसको तो आप फर्दर लेके जा सकते हो। सिमिलरली अगर इसमें मैं बात करूँ इसी कंबाइंड फार्मूले की, तो इसका कंबाइंड फार्मूला क्या बनता है, इसका कंबाइंड फार्मूला बनता है जी ये
लॉग जी करके, लॉग जी इज इक्वल टू 1 में n1 प्लस n2, अगर है आपके पास में n1 log g1 प्लस n2 log g2, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है। हाँ, अब इसका g निकालना, ज्योमेट्रिक निकालना, तो क्या ले लोगे आप, एंटी लॉग ले लोगे, एंटी लॉग ले लोगे, एंटी लॉग आ जाएगा आपका ये 1 में n1 प्लस n2, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे उसका उसका हम क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। वो चीज़ भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपसे पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हाँ इसको कैलकुलेट कर सकना है, पूछेगा तो सिर्फ फॉर्मूला पूछ लेगा, फॉर्मूला दे देगा और पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक है। सॉरी। अब लास्ट चीज आती है आपके पास में जिसका हमारा नाम है हार्मोनिक मीन। लास्ट चीज है जिसका नाम क्या है, हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन का यूज़ कब करते हैं जी, हार्मोनिक मीन। देखो बात की जाए हार्मोनिक मीन की, तो हार्मोनिक मीन का यूज़ कब करते हैं जी। देखो हार्मोनिक मीन का यूज़ कब होगा, हार्मोनिक मीन का बेसिकली यूज़ तब होता है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यू विजिट कॉलेज, या मैं कोई सिंपल सी और बताऊँ मैं समझूँ, अगर मैं तो सिंपल सी बात एक और एग्जांपल लेके चलूँ आपको जहाँ से इजी समझ आए, तो लेट मी थिंक फर्स्ट। मान लीजिए you cover a distance from your home to school at the rate of 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एंड रिटर्न बैक एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एंड मैं आपसे कहूँ कि आपकी एवरेज स्पीड क्या थी। देखो बेटा, एवरेज स्पीड यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप 10 प्लस में 15 कर दो, अपॉन में 2 कर दो, 10 और 5 15, 15 पट्टे में 10 और 15 हो गए आपके 25, 25 अपॉन में 2 12.5, ये आपकी एवरेज स्पीड नहीं होगी, ये गलत है जी, आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है। खासकर जो स्पीड वाले वगैरह जो क्वेश्चंस होते हैं सॉरी, खासकर जो स्पीड वगैरह वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर आप इस तरीके से फॉलो नहीं कर सकते कि आप सिंपल एवरेज निकाल दो जो मीन में निकालते थे, नहीं। देखो इसके अंदर डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, डिस्टेंस तो चीज़ सेम ही रहेगी ना। तो एग्जाम्पल आपको समझा सकता हूँ, देखो सिंपल से एग्जाम्पल दे सकता हूँ, हिंदी में दे देता हूँ यहाँ पे, चाहे मैं जब भी एक ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट रहे, जब भी एक ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट रहे ना, तब हार्मोनिक मीन का यूज़ कर लेना, देन यूज़ हार्मोनिक मीन। जैसे मान लीजिए अभी डिस्टेंस की बात आ गई थी यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस की बात आ गई थी, और डिस्टेंस में आपने क्या किया कि डिस्टेंस मेरा सेम है, आने का भी सेम है और जाने का भी सेम है, तो इसलिए मैं किसका यूज़ करूँगा, हार्मोनिक का यूज़ करूँगा। अब मैं सिमिलरली कहूँ कि मैंने 100 यूनिट्स किसी चीज़ की प्रोड्यूस करी है, मैंने 100 यूनिट्स, अगर मैं देखो एग्जांपल दूँ, या आपका एग्जांपल दूँ, यू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स on Monday at the rate of 5 per unit, and on Tuesday at the rate of 7 per unit, ठीक है, on Wednesday at the rate of 8 per unit। मैं आपको एग्जांपल दूँ ये वाला, तो इसमें आपसे पूछूं मैं कहूँ कि एवरेज प्राइस क्या आएगा, तो एवरेज प्राइस ये थोड़ी निकालोगे। अब मैं आपसे पूछूं कि एवरेज प्राइस क्या होगा, एवरेज कॉस्ट कितनी आई,
तो एवरेज को ये थोड़ी कहोगे कि 5 + 7 + 8 अपॉन में 3, 8 7 15, 15 5 20, 20 अपॉन में 3 मतलब 6.66। दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी यूनिट जो थी वो क्या थी, वो फिक्स थी, एक चीज़ क्या थी, फिक्स थी। तो इस केसेस के अंदर हम क्या लेते हैं, इस केसेस में हम यूज़ करते हैं हार्मोनिक मीन का। अब हार्मोनिक मीन का अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली हार्मोनिक मीन क्या होता है, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वैल्यू। तो अगर मैं हार्मोनिक मीन की बात करूँ तो हार्मोनिक मीन होता क्या है, हार्मोनिक मीन होता है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ arithmetic mean of the reciprocal of given value देखो सिंपल सी बात है, समझ आ जाएगा अभी 1 मिनट के अंदर, ठीक है। कैसे, मान लीजिए आपके पास में कुछ n ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है, x1 x2 x3 एंड xn तक n ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है। मैं कहता हूँ हार्मोनिक मीन निकालो, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या कर दोगे, इनको रेसिप्रोकल कर दिया, 1/x1 1/x2 1/x3 डॉट 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 1/xn। अब इसका हार्मोनिक मीन निकालना है, तो हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, हार्मोनिक मीन मैंने अभी समझाया, क्या बोला है, रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल, अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल। अरिथमेटिक मीन किसका, रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वैल्यू। जो भी गिवन वैल्यू का अगर मैं गिवन वैल्यूज़ ये जो मेरे पास में है, ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं, इनका मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। ऐसे रेसिप्रोकल करके मैंने क्या निकाल दिया, अरिथमेटिक मीन निकालूंगा। कैसे निकालूंगा अरिथमेटिक मीन, 1/x1 + 1/x2 + 1/x3 प्लस डॉट 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 प्लस में 1/xn। टोटल कितने नंबर्स थे, n, ये निकाल दिया, ये हो गया किसका, अरिथमेटिक मीन हो गया ये। अब हार्मोनिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन है इसका भी रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, n अपॉन में 1/x1 1/x2 डॉट 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 1/xn। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है, ये चीज़ है आपकी, समझ आ गई इतनी बात। और इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/x1 + 1/x2 + 1/x3 डॉट डॉट 1/xn अपॉन में n। मतलब लिखा जा सकता है 1/में अरिथमेटिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया 1/में अरिथमेटिक मीन, किसका, रेसिप्रोकल्स की वैल्यू का, ठीक है। इतनी चीज़ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स का जी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मेरिट्स डीमेरिट्स इसके वही हैं जो आपके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आप इसके वही फॉलो कीजिए जो आपने किसके फॉलो किए हैं, ज्योमेट्रिक मीन के जी, वही इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं आपके, ठीक है। यूज़ मैंने आपको बता ही दिया था। अब देखो एक चीज़ होती है रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। देखो सिंपल सी बात समझो, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशनशिप होती है, देखिए सुनिए, ठीक है। मैं 3 ऑब्जर्वेशंस लेके चलता हूँ, ठीक है। मेरे पास में 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, से 2 4 एंड 8, ठीक है। मैं इनका अरिथमेटिक मीन भी निकालूंगा, मैं इनका ज्योमेट्रिक मीन भी निकालूंगा एंड मैं इनका हार्मोनिक मीन भी निकालूंगा, ठीक है। अरिथमेटिक मीन निकालते कैसे हैं, मैंने कहा था 8 4 12, 12 और 2 14, 14 अपॉन में 3, ये आ गया आपका। ये लगभग कितना आएगा, ये आएगा 3 4 से 12, रिमाइंडर विल बी 2, 4.66 समथिंग आएगा जी। ज्योमेट्रिक मीन जब हमने निकाला, ज्योमेट्रिक मीन हमने निकाला था, उसको कहा था 2 4 × 8 की पावर 1/3, यह आया था 64 की पावर 1/3, जो कि अप्रोक्सीमेट नहीं 4 ही आएगा। हार्मोनिक मीन के लिए आप क्या करोगे, हार्मोनिक मीन के लिए आप क्या करोगे, n कितना है, n है 1 2 और 3, तो n तो हो गया 3, फार्मूला बताया था अभी आपको हार्मोनिक मीन का, ये रहा फार्मूला, 1/में इसके नीचे 1/में x1, 1/में x1 का मतलब हो गया 1/2, फिर हो गया 1/4, फिर हो गया 1/8।
इतनी बात ठीक है। अब देखो इसका आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। नीचे का एलसीएम कितना आएगा, नीचे का एलसीएम आएगा आपका, वेट, नीचे का एलसीएम कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 2 के टेबल में कितने पे आता है, 4 पे, तो 4 1 जा हो गया 4, 4 के टेबल में आता है 2 पे, 2 1 जा 2, और 8 के टेबल में 1 पे, उस पे, तो 8 ऊपर चला गया, कितना हो गया 24, 4 2 6 और 1 7, 7 से 100 काटोगे 7 या 21, बच गया आपके पास में 3, 3 से करोगे 7 चौक 28, 3.4 समथिंग वैल्यू आती है। तो अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो बेटा यहाँ पे अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा है, ज्योमेट्रिक मीन बीच में है, हार्मोनिक मीन सबसे क्या है, छोटा। तो रिलेशनशिप यहाँ से बन के आती है कि अरिथमेटिक मीन जो होगा वो बड़ा होगा किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, और वो बड़ा होगा किससे, हार्मोनिक मीन से जी, हमेशा। अब बात आती है कि सर ये तो चलो चीज़ ठीक है, ये ट्रू है, क्या ये चीज़ ट्रू हो सकती है, अरिथमेटिक मीन इज ऑल ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन, क्या ये चीज़ भी हो सकती है, ये चीज़ इक्वल भी हो सकती है क्या? तो हाँ, एक पॉसिबिलिटी है जब ये चीज़ इक्वल भी हो जाए जी, ठीक है। मैं एग्ज़ाम्पल अगर दूँ, अभी तो एज सच मेरे को एग्ज़ाम्पल याद नहीं है, बट कभी फ्यूचर में आएगा तो आपको बता दूंगा। बट ये कंडीशन भी आपकी ट्रू होती है, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी होती है, ठीक है, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है। एंड देन आपके पास में लास्ट रिलेशनशिप जो आती है वो सुनना है, वह लास्ट है, देखो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में 2 ऑब्जर्वेशन हैं ए, और एक ऑब्जर्वेशन है आपके पास में बी। तो अगर मैं इनका अरिथमेटिक मीन निकालूँ तो क्या निकालोगे, इनका अरिथमेटिक मीन क्या निकलेगा, इनका अरिथमेटिक मीन क्या निकलेगा, ए प्लस में बी बाई 2, यही निकालोगे। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या निकलेगा, रूट में ए बी निकल जाएगा, रूट में ए बी, ठीक है, क्योंकि इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, ए बी की पावर हाफ, ठीक है। एंड देन आपका हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, 2 अपॉन में 1 अपॉन में ए प्लस में 1 अपॉन में बी, ऐसे लिख सकते हो। अब बात सोचो, अब बात ये सुनना कि देखो हार्मोनिक मीन जो था, अच्छा क्या मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होगा वो ए बी के इक्वल होगा, ये स्क्वायर जो ये हाफ पावर उठ के उधर चली जाएगी, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो होगा वो ए बी के इक्वल होगा। तो हार्मोनिक मीन सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2 नीचे है 2 ऊपर है, नीचे का एलसीएम लोगे तो ए बी आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी प्लस में ए हो जाएगा एलसीएम वगैरह लेके। तो इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो ये 2 ए बी हो जाएगा, ये नीचे ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इतनी बात मानोगे, तो क्या इतनी बात मानोगे कि अगर इसको लिखना चाहो तो आप ए बी अपॉन में ए प्लस बी बाई 2 भी लिख सकते हो। अगर इसी चीज़ को लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये बात भी तो ठीक है। तो क्या लास्ट चीज़ ये भी मानोगे कि हार्मोनिक मीन जो होगा वो ए बी की जगह पे क्या मैं जी एम लिख सकता हूँ, ए बी की जगह पे क्या मैं जी एम का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और क्या ए प्लस बी बाई 2 की जगह पे मैं ए एम लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो जी एम का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एच एम इंटू में ए एम के जी, ये रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप जो मैंने आपको बताई है उनको ध्यान रखना, ठीक है। ये रिलेशनशिप को ध्यान रखना, डायरेक्टली पेपर में आपको रिलेशनशिप या इससे रिलेशनशिप पूछ लेगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप याद रखना, इन रिलेशनशिप्स को हम आगे भी स्टडी करेंगे तो मैं वहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। सो विद दिस योर क्लास विल बी ओवर, थैंक यू।